जय श्री श्याम माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस शॉर्ट क्लिप। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपके सिलेबस के पार्ट एंड पार्सल जो ऑल टॉपिक्स हैं उनको थोरोली मैं आपके साथ में रेगुलर बैच में डिस्कस एंड कंप्लीट कर चुका हूं। एंड ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट बल्कि मोर देन 40 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, आरटीपी एमटीबीज वगैरह के भी जो अच्छे अच्छे सभी क्वेश्चंस हैं उनकी बात हमने इस रेगुलर बैच में की। इवन प्रैक्टिस बैच में भी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ में जो मोर देन 600 क्वेश्चंस है माय डियर फ्रेंड्स वो डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन हम मिले हैं इस छोटी सी क्लिप में आपको एग्जाम डेज में इस सब्जेक्ट को जो अनडाउटली वाइड है, लेकिन किस तरह से आपको रिवाइज करना है, ऐसी रिवीजन से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी तरह से एग्जाम हॉल में आपको अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपके लिए लाया हूं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इतने सारे टॉपिक्स हैं डीटी में, तो रिवीजन के लिए भला क्या सीक्वेंस मेंटेन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स ये एडवाइजेबल है कि आप एक कॉन्फिडेंस आपका साथ ही साथ रिवीजन के दौरान बिल्टअप होता रहे, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप जिन टॉपिक्स की कवरेज फिक्स है कि आने ही आने हैं इन टॉपिक्स से क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स के आने हैं, तो आप उन टॉपिक्स को एग्जाम टाइम पर रिवीजन के लिए प्रेफरेंस दें। जैसे आप टीडीएस एंड टीसीएस जैसे 8 मार्क्स का माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है, उसको प्राइमरीली रिवाइज करें। साथ ही साथ इक्वलाइजेशन लेवी को भी जिससे 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया जाता रहा है, उसे अपने रिवीजन का पार्ट बनाएं। उसके बाद में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन चैप्टर से आपको दिया ही जाता है, और ये तो मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हाँ, केस सिनेरियोस और एमसीक्यूज आएंगे वो बोनस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद में आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन मींस फॉरेन टैक्सेशन को रिवाइज कर लें। फिर इसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव दिया ही जाता है, उसको रिवीजन का पार्ट बना लें। फिर इसके बाद में 6 मार्क्स की कवरेज वाले इस डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर को रिवीजन के लिए सिलेक्ट कर लें। देन 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट चैप्टर पर बेस्ड दिया जाता है, आप उस ट्रस्ट चैप्टर को इंक्लूडिंग सेक्शन 1023C रिवाइज कर लें। फिर 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स जो आपको पीजीबीपी, आईसीडीएस और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम से इंडिविजुअल एचएफ वगैरह के केस में 115 बीएसई वगैरह, तो माय डियर फ्रेंड्स एसएससी बेस्ड जो आपको एसएससी की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन पर बेस्ड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का कंपलसरी जो आपको दिया जाता है, आप इस पीजीबीपी को रिवीजन का पार्ट बनाए। तो सर इसके मार्क्स ज्यादा है, तो आपने इसको सीक्वेंस में पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा? इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा वाइड है, राइट। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको रिवीजन में आगे कर दिया है, जैसे कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं डियर फ्रेंड्स वो आप इनके कंपैरिजन में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप पहले रिवाइज करके जो अपनी एक मार्क्स कवरेज है उसको थोड़ा कंफर्म कर सके कि हाँ मैंने इतने मार्क्स का जो पार्ट है वो रिवाइज कर लिया है। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स आप वेरियस एंटिटीज का जो असेसमेंट है लाइक मैट, एएमटी, फर्म, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह को रिवाइज कर लें। अब इस पर भी जनरली आपको 4 to 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है। जैसे अभी लास्ट टाइम बिजनेस ट्रस्ट पर आ गया, तो इस बार मैट पर या माय डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट फंड पर क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी बनती है। इसी तरह से फर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देन अच्छी खासी अमेंडमेंट्स वाले टॉपिक दैट इज कैपिटल गेन्स को फिर आप रिवीजन के लिए सिलेक्ट करें। साथ ही साथ वो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, यूलिप और बायबैक एंड डीम्ड डिविडेंड, खासकर वो सेक्शन 222F की इंसर्शन, आप इनको रिवीजन का पार्ट बनाएं और इनसे माय डियर फ्रेंड्स इस बार अच्छा क्वेश्चन दिए जाने की आपको संभावना है। ओके, देन फ्रेंड्स जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमें गार या टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन वगैरह से देखने को मिल जाता है, आप इसे भी रिवाइज कर लें। ओके, फिर इसके बाद में टैक्स ऑडिट पर बेस्ड जो आपको स्टडी मैट में जो केस स्टडीज दी गई हैं, हाँ आप उन केस स्टडीज को बजाय वो फॉर्म 3CB के इतने सारे जो आपको पर्टिकुलर्स फॉर्म 3CD के जो माय डियर फ्रेंड्स वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वाले इतने सारे जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, आप
अब एग्जाम टाइम पर तो जो केस स्टडीज आपको दी हुई हैं, आप उन केस स्टडीज को केवल गो थ्रू करें, एंड बिलीव मी उन्हीं में से कोई केस स्टडी आपको एज इट इज उठकर जैसे पहले आई है May 24 में, अब भी आके दिए जाने की संभावना है। ओके, एंड साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक मनी एक्ट को भी आप रिफ्रेश जरूर करें, रिवाइज करें। देन इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, आप छोटे छोटे टॉपिक्स, एडवांस रूलिंग्स, नई स्कीम में इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट टॉपिक ये बन रहा है एडवांस रूलिंग्स। हाँ, एमटीपी वगैरह पर जनरल, एमटीपी वगैरह में जनरली जो क्वेश्चन है वो आपको इस पर बेस देखने को मिल जाता है जनरली। ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर। ओके, एंड इसके बाद में डीआरसी पर भी क्वेश्चन अवेटेड है। हाँ, तो छोटा सा टॉपिक है सेक्शन 245 एमए ले देके, है ना। तो फ्रेंड्स आप उसके साथ में जो नोटिफाइड रूल्स हैं उनके साथ में उसे रिफ्रेश करेंगे। देन फ्रेंड्स, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर को आपने रिवाइज करना है। इसके दो की एरियाज हैं, एक तो सेक्शन 147 की इनकम स्कीपिंग असेसमेंट की स्कीम में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो, और दूसरा ब्लॉक असेसमेंट की नई स्कीम। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिसे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिस पर क्वेश्चन दिए जाने की 100% संभावना है, वो आप रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करें सर हम, तो अपील्स एंड रिविजन्स, और आपने मेनली फोकस रखना है जो केस लॉज, अपील्स एंड रिवीजंस चैप्टर में आपने देख रखे हैं उन केस लॉज पर। यस फ्रेंड्स, तो जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में केस लॉज बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं और जो केस लॉज अलग से भी आपको दिए गए हैं, आपने उन केस लॉज को जरूर यहां उन पर फोकस मेनली रखना है। देन इसके बाद में फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स चैप्टर को रिवाइज करेंगे, और वहां सेक्शन 132 बी, हाँ याद है ना फ्रेंड्स, वो सीज्ड असेट की एप्लीकेशन का मैनर, सेक्शन 133 ए सर्वे वाली पावर, 133 बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एसएससी के यहां से कलेक्ट करने की पावर, तो इन सेक्शंस को आप प्रायोरिटी दें। ओके, साथ में एक सेक्शन 131 वो समन इशू करने की पावर वाला भी देख लेना। ओके, तो जनरली क्वेश्चन आपको इन सेक्शंस पर बेस्ड दिए जाते रहे हैं। देन इसके बाद में फ्रेंड्स, आप पेनल्टीज को जरूर रिवाइज करेंगे। पेनल्टीज में वो सेक्शन 270 ए जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी वगैरह वाला है वो तो आप देखेंगे ही। इसके साथ में वो जो मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस है, सेक्शन 269 एसएस, 269 टी वगैरह, याद है ना, 269 एसटी वगैरह, साथ में रिलेटेड पेनल्टीज के आप उन्हें रिवाइज करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, वो डीम्ड इनकम सेक्शन 68 से 69 डी और साथ में उनका टैक्सेशन 115 BE वो आप रिवीजन में साथ में लेकर चलेंगे। और प्रोसिक्यूशंस को भी आपने जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि इस पर भी माय डियर फ्रेंड्स जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो वो बोनस मार्क्स फिर ऐप में फील होते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाने की संभावना है। तो 2-3 केस लॉस जो आपको दिए हुए हैं आपने उनको कंसीडरेशन में लेकर चलना है। जो मैंने पेनल्टीज के केस लॉस के साथ में ही माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रोसिक्यूशन के भी जो अच्छे केस लॉस है वो साथ में कनेक्ट करके वहां प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो आप रिवीजन में जरूर कंसीडर करेंगे। देन वीडीए की जो स्कीम है, ले देके एक सेक्शन 115BH जो ज्यादा रेलिवेंट है वो आप रिवाइज कर लेंगे। बाकी तो वीडीए की डेफिनेशन उतनी रेलेवेंट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, और जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में वीडीए भी अगर आपको गिफ्ट वगैरह में मिला है तो वो आपकी इनकम कहलाएगा, उस तरह की बात है आपने रिवाइज कर लेनी है। देन माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज, बीपीएस एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमने रेगुलर बैच में डिस्कस भी की, आपने उनको रिवाइज करना है। ये जो टॉपिक है ना, ये एमटीपी, ये जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एमटीसी, टैक्स ट्रीटीज, बीपीएस, इनसे 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका फिक्स्ड है, आता ही आपको, राइट। तो आप इनको जरूर प्लीज रिवाइज कर लें। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलर बैच में बैठे फ्रेंड्स कवर करा रखे हैं, अब तो बस आपने उनको एक बार गो थ्रू करना है। ओके, तो इनको आप छोड़कर मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि इन पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं और फिर दुख होता है। ओके, जब हम छोड़कर इनको चले जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो नौबत ना आए। देन इसके बाद तो बच्चों वाले जो टॉपिक्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल से आप देखते आ रहे हैं, डिडक्शंस हो गया, सेट ऑफ क्लबिंग, ये आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, इनमें तो ज्यादा टाइम आपने लगाना नहीं है। देन इसके बाद में एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड और टनेज टैक्स स्कीम को आप रिवाइज कर लेंगे। साथ ही साथ वो मिसलेनियस इश्यूज, याद है सेक्शन 285 बीए, वो एआईआर जो अब सॉफ्टवेयर बन गया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट, सेक्शन 281B1, सेक्शन 281, 281B वगैरह, सेक्शन 14A, हाँ वो आपने एक बार वो सेक्शन 288 वगैरह कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह नहीं दे सकते, सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर सकते, तो उस तरह की चीजें जो हमने डिस्कस की थी माय डियर फ्रेंड्स मिसलेनियस इश्यूज में, उनको आपने यहां बस फाइनली और रिवाइज कर लेना है। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम टाइम में आपने इन टॉपिक्स को तो रिवाइज कर ही लिया, लेकिन साथ में जो आपको फ्रेंड्स लेटेस्ट जजमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने आपके में एग्जाम के लिए जो अपलोड कर रखी हैं
उनको आपने लास्ट मोमेंट पर एक आई साइड देकर जरूर जाना है। ओके तो फ्रेंड्स, इवन जो इस अटेम्प्ट के लिए अपलोडेड जजमेंट्स हैं, राइट, और जो लास्ट अटेम्प्ट के लिए अपलोडेड जजमेंट्स थी, जिनमें से 3 जजमेंट्स पर जो क्वेश्चन आ गए हैं एयर इंडिया लिमिटेड वगैरह वाली, हाँ उनको आप हटा के, क्योंकि उन पर क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। बाकी जो बची हुई 4 जजमेंट हैं, लास्टली जो अपलोडेड जो जजमेंट थी माय डियर फ्रेंड्स, हाँ उन जजमेंट्स पर मैंने उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप एक्चुअली उस केस लॉ वाले सेशन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लास्ट अटेम्प्ट के लिए अपलोडेड केस लॉस, जिनमें से जिन केस लॉ पर क्वेश्चन आ गए हैं उनको हटा के बाकी जो केस लॉज हैं जिन पर क्वेश्चन दिए जाने की संभावना है, और खासकर इस अटेम्प्ट के लिए जो अपलोडेड 3 केस लॉज है, उनमें से भी एक केस लॉ तो कम से कम आना बनता है, उनको जरूर जरूर कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि सर आपने ये टॉपिक्स का जो सीक्वेंस है वो तो रिवीजन के लिए बता दिया, लेकिन रिवाइज करें कैसे? हाँ तो फ्रेंड्स सुनिए, आपने देखा हमने नोट्स में जगह जगह पर कोई सेक्शन जैसे पिकअप किया, तो उस सेक्शन से रिलेटेड जो लीगल पोजीशन है वो आपको नोट्स में दी गई है, जिनको हमने थॉरोली डिस्कस भी किया, लेकिन साथ में आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर उस सेक्शन के लास्ट में एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द एफोर्सेड सेक्शन के तौर पर उस सेक्शन का जो समराइज्ड फॉर्म है वो प्रोवाइड किया गया है नोट्स के अंदर ही, आप रिवाइज वहां से करेंगे। ओके, इसके अलावा जो चार्ट्स हमने क्लासेस में बनाए हुए हैं, है ना फ्रेंड, जो नोटिंग मैंने आपको कराई हुई है, आप वहां से थिंग्स को क्विकली रिफ्रेश करके आगे बढ़ सकेंगे। तो आपने जो समरी नोट्स है माय डियर फ्रेंड्स वो एंड जो चार्ट्स एंड नोटिंग्स आपने कर रखी है क्लास के दौरान, उनको रिवीजन का बेस बनाना है। और इसके अलावा मैंने सर्टेन टॉपिक्स पर माय डियर फ्रेंड्स जिन पर एग्जाम क्वेश्चन आपको दिया ही जाता है, उन पर बेस्ड आपको जो रिवीजनरी वीडियोस हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल सतीशमंगलक्लासेस.com सतीशमंगल क्लासेस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। वहां से आप उन रिवीजनरी वीडियोस की हेल्प से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकेंगे। तो जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर पर का दिया ही जाता है, उन कंफर्म्ड मार्क्स वाले जो टॉपिक्स हैं उनके तो रिवीजनरी सेशंस भी मैंने आपको अवेलेबल करा रखे हैं। ओके, मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे का है। एक्चुअली आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन रिवीजनरी सेशंस को भी जरूर देखें। थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप थोड़ा और प्लेबैक स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वहां बढ़ा सकते हैं। ओके, देन फ्रेंड्स जनरली ये माइंड में डाउट आता है और कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें इतने सारे सेक्शंस हैं तो क्या एग्जाम के लिए क्या हमें सेक्शन नंबर भी मेमोराइज करने हैं क्या? तो देखिए, अब लिमिटेड टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह के इशू पर अपना टाइम नहीं स्पेंड करना है, आपको कंटेंट को ग्रिप में ज्यादा से ज्यादा लेना है। लेकिन आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप अपने आंसर में थोड़ी ऑथेंटिसिटी दिखा सके। इसके लिए जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन मालूम होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको सबसेक्शन क्लॉजेस तक जाना है, लेकिन आपको जो मेन सेक्शन है वो पता होना चाहिए। लाइक सेक्शन 47, मतलब कोई ऐसा ट्रांसफर का केस आपको दिया गया जो कैपिटल गेन के पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं माना जाता, सेक्शन 47 में वो केस कवर्ड है जिस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना है, तो आपको नहीं पता कि सेक्शन 47 का ये कौन सा क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एज पर सेक्शन 47 चले, दैट्स इट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये जस्ट एक एग्जांपल था जो मैंने आपके साथ में यहां शेयर किया। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सेक्शन का जो रेफरेंस है वो यूज करना चाहिए, और इसके लिए आप सेक्शन वाइज इंडेक्स जो आपको हर एक मॉड्यूल की स्टार्टिंग में दिया गया है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि हाँ ये सेक्शन इसका है, ये सेक्शन इसका है। ओके, देन फ्रेंड्स जनरली ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आता रहा है कि सर क्या हमें केस लॉ के नाम भी याद रखने हैं क्या? तो फ्रेंड्स मैं अपने स्टूडेंट्स को बस यही कहता हूं कि आप केस लॉ के नाम में अपनी टाइम और एनर्जी स्पेंड मत कीजिए। अनडाउटली केस लॉ का नेम अगर हम देते हैं तो थोड़ा और प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना? तो फ्रेंड्स आप अपना टाइम और एनर्जी जितना एक केस लॉ के नाम को याद करने में लगाएंगे, उतने टाइम में माय डियर फ्रेंड्स आप कई सारी चीजें अपने ग्रिप में ले पाएंगे। और फिर लास्ट में कई बार केस लॉ के नेम में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो गलत केस लॉ हम कोट ना कराएं। तो ऐसी हेडेक आपको नहीं इस टाइम पर पालनी है, आप बस केवल आपको उस केस लॉ का जस्ट पता होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। और आप केस लॉ के नाम की बजाय कि हाँ ये पता होना चाहिए कि इस तरह के फैक्ट्स जब जुडिशरी के सामने गए थे, कोर्ट के सामने, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जब रखी गई थी तो उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करके किस तरह से उस डिफिकल्टी
पॉसिबिलिटी को रिमूव किया और लॉ को किस तरह से ब्यूटीफुली इंटरप्रेट करके जो अपना डिसीजन है वो दिया, हम उसके बेस पर जो अपना आंसर है वो वहां प्रेजेंट करके आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स केस लॉ के नेम की काइंडली टेंशन मत लीजिएगा, आपको जस्ट और क्रक्स पता होना चाहिए। ओके देन माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एग्जाम डेज में कैसे आप किस तरह से इनफैक्ट चीजों को आप रिफ्रेश करेंगे वो मैंने मैनर आपके साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ एडवाइजेस मैं एडिशनली आपको जरूर देना चाहूंगा। आप बोथ ग्रुप का पेपर दे रहे हैं, आपका फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर हुआ, अब आपको डीटी की प्रिपरेशन करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो या अदरवाइज भी जो स्टूडेंट केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करना, नो डाउट सब्जेक्ट वाइड है मैं मानता हूं, ओके, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो थिंग्स हैं उनको आप एग्जाम टाइम में रिफ्रेश करके जा सकें। हाँ, चाहे भली एक आईसाइट ही क्यों ना सही, लेकिन बस आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उनको रिफ्रेश करके एग्जाम टाइम में जा सके, एग्जाम डे और एग्जाम नाइट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना वो बॉर्डर पर होता है। जैसे आपको सपोज कोई नोटिस की टाइम लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं आपने देखा जो टाइम लिमिट है वो नोटिस के इश्यूएंस पर बेस्ड होती है, कहीं नोटिस की सर्विस पर बेस्ड होती है। हमें पता है कि इस केस में टाइम लिमिट इतनी है, लेकिन वो नोटिस के इश्यूएंस पर बेस्ड है या नोटिस की सर्विस पर बेस्ड है। इसमें कई बार जो कंफ्यूजन है वो हो जाता है, सोचने में टाइम भी ज्यादा लगता है, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और मिस्टेक के भी चांस बनते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट मोमेंट पर अगर वो थिंग्स रिफ्रेश कर रखी होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली एंड क्विकली उस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको एग्जामिनर ने जो केस स्टडी प्रोवाइड की हुई है उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि एसएससी ने जो अर्लियर बेनिफिट ले रखा है अब उसने सब्सिक्वेंटली वायलेशन किया है, तो उससे वो बेनिफिट विड्रॉ होगा, एसएससी का वायलेटेड अमाउंट उसकी इनकम बनाकर टैक्स किया जाएगा। लेकिन वो बेनिफिट विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे विड्रॉ किया जाएगा? वो अर्लियर क्लेम्ड बेनिफिट, क्या अर्लियर ईयर की उनकी इनकम रिकंप्यूट की जाएगी, क्या उसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, क्या उस अर्लियर ईयर के लिए उस इनकम का टैक्सेशन अगेन किया जाएगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बेनिफिट विड्रॉ किया जाएगा, या फिर जिस ईयर में करंट ईयर में लाइक वायलेशन हुआ तो करंट ईयर की वो इनकम ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर एसएससी के पार्ट पर डिफॉल्ट हुआ है तो उससे एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी हमें पता है, लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या फिर विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कई बार इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की बातें ना हो, इसके लिए अगर आपने उस तरह की लीगल पोजीशन को अगर एग्जाम नाइट में रिफ्रेश किया होगा तो आप इजीली एंड क्विकली माय डियर फ्रेंड्स अपने आंसर को देकर आ सकेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आप एग्जाम टाइम में रिफ्रेश करके जा सकें। अब आपने एग्जाम हॉल में एंटर किया माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें। हाँ, एग्जाम हॉल में आपने एंटर किया, मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर आपने इस सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन अगर की है तो आपको पेपर कैसा भी दे दिया जाए आप इजीली एंड कॉन्फिडेंटली माय डियर फ्रेंड्स उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सपोज कई बार ऐसा होता है कि पेपर में एक दो चीजें थोड़ी लीक से हटके आ जाती हैं कभी कभी। अब सपोज ऐसी एक दो चीजों पर आपकी सबसे पहले आई साइट पड़ गई, मान लेते हैं, तो आपको लगा कि पेपर टफ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है तो पेपर आपको कैसा भी दे दिया जाए आप इजीली उसमें मूव कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सपोज एक दो चीजें ऐसी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल गई जिनसे आपको लगता है कि पेपर थोड़ा सा टफ है, तो वहां आपने पेशेंस रखना है माय डियर फ्रेंड्स। हां, अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखना है, आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। एग्जाम हॉल में कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने बस यही अपने आप को समझाना है कि यह पेपर अगर टफ है तो यह केवल मेरे लिए तो नहीं है, हां सभी के लिए है। इसमें अगर मैं पास नहीं हो सकता तो कोई नहीं हो सकता। एक्चुअली मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते तो किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आप बस अपने आप को मोटिवेट करेंगे और आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जो छोटे क्वेश्चंस हैं हां वो जनरली भले कम मार्क्स के होते हैं लेकिन इजी होते हैं, तो आप उन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को माय डियर फ्रेंड्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, एक पेपर का पार्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा,
आपका कॉन्फिडेंस उस पेपर में बिल्टअप होता जाएगा और आप इजीली माय डियर फ्रेंड्स उस पेपर में आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, यह पास होने की पहली शर्त है एग्जाम हॉल में। ओके अच्छा फ्रेंड्स, अब एग्जाम में हमें अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो फ्रेंड्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, दूसरा जो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स दो तरह का होता है। एक या तो उसमें जो फैक्ट्स हैं उसमें एसएससी की कोई सर्कमस्टेंस बता दी गई, एसएससी के किसी क्लेम के बारे में आपको बताया गया और रिक्वायर किया गया कि क्या एसएससी ने जो ये क्लेम मांगा है वो वैलिड इन लॉ ट्रीट किया जाएगा या नहीं। दूसरी सिचुएशन फ्रेंड्स, आपको कई बार एओ बेस्ड केस स्टडी दे दी जाती है कि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के लिए ये डिसीजन लिया है, ये एक्शन लिया है, वेदर एक्शन टेकन बाय एओ इज टेनेबल इन लॉ मींस वैलिड इन लॉ और नॉट। तो जनरली आपको केस स्टडी जो दी जाती है वो या तो एसएससी बेस्ड दे दी जाती है, एसएससी के क्लेम के बारे में आपसे करेक्टनेस इनकरेक्टनेस रिक्वायर की जाती है, या एओ बेस्ड जो केस स्टडी है वो आपको दे दी जाती है कि एओ ने एसएससी के लिए इस केस में ये किया है। अब आपको बताना है कि एओ का जो एक्ट है वो वैलिड इन लॉ है या नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि केस स्टडी बेस्ड आंसर को आप 4 पार्ट्स में तैयार करें। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में दिया क्या है, आपसे रिक्वायर किया क्या है, आप उस क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं उनको ब्रीफ कर दें कि इस क्वेश्चन में हमें ये प्रोवाइड किया गया है, इन दिस केस इट इज गिवन दैट सो एंड सो, या माय डियर फ्रेंड्स द इशू अंडर कंसीडरेशन इज दैट सो एंड सो, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर किया क्या है। फिर आप जो उस सिचुएशन से रिलेटेड लीगल पोजीशन है, हां फ्रेंड्स, वो वहां प्रोवाइड करेंगे एज पर सेक्शन सो एंड सो, जो भी उससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा आप उसका रेफरेंस यूज करेंगे। और सपोज आपको नहीं सेक्शन क्लिक कर रहा है तो आप गलत मत देना, अंदाज मत लगाना, हां आप फिर अपने आंसर को इस तरह से बनाना, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इट इज प्रोवाइडेड दैट, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट सो एंड सो, जो भी माय डियर फ्रेंड्स उस केस से रिलेटेड लीगल पोजीशन हो वो आप देंगे। अब आप उस रिलेटेड सेक्शन का फ्रेंड्स मार्क्स अलॉटमेंट को ध्यान में रखते हुए जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है, जो रिलेटेड पार्ट है वो प्रोवाइड करेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग पर बेस्ड आपको कोई केस स्टडी दी गई, वहां जो दो एंटिटीज हैं वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगी या नहीं, ये क्वेश्चन में आपसे जहां सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी आप पर अटैच की गई। अब आपको तो पता है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का जो मीनिंग है वो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में सेक्शन 92A में दिया हुआ है, वहां 12 क्राइटेरियाज की लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है और बाद में बोर्ड भी नोटिफाई कर सकते हैं क्राइटेरिया, उनकी भी पावर दी गई है। अब आपको तो वो लिस्ट याद है तो आप सोचते हो कि चलो पूरी ही लिख देता हूं, अरे क्यों, जो आपको वहां पर सिचुएशन दी गई है उसमें दो एंटरप्राइजेस के बीच में जिस तरह की रिलेशनशिप को लेकर फैक्ट्स दिए गए हैं, आपने उससे रिलेटेड जो क्राइटेरिया है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन का वहां कोट करना है। ओके, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन सब उस 2 मार्क्स का था, अब आप उस 92A को पूरा लिखने लग गए, ये कोई समझदारी नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड्स आपने उस रिलेटेड सेक्शन का जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट और पार्ट है वो प्रोवाइड करना है। और सर क्या मैं बेयर लैंग्वेज देनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बेयर लैंग्वेज की बजाय ऑन योर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में जो आंसर है वो दे सकते हैं। बस वो लैंग्वेज एक तो वेग नहीं होनी चाहिए और दूसरा आपको जो लॉ मेकर्स का उस सेक्शन में पास ऑन किया गया मैसेज है वो बस आपको एग्जामिनर तक पास ऑन करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आप जो सेक्शन है उसकी एज इट इज लैंग्वेज का वैसे भी टाइम नहीं है और आपने उसमें ज्यादा उसको लेकर टेंशन लेना भी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सेक्शन इस तरह की बात करता है, फिर आप अपने ऑन वर्ड्स में उस आंसर के लिए उस लैंग्वेज को यूज कर पाएंगे। फिर आपको याद आ रहा है कि अरे इस केस स्टडी पर बेस्ड तो एक कोर्ट में केस भी गया था, अच्छा तो आप जुडिशियल एनालिसिस एक थर्ड हेडिंग बनाकर माय डियर फ्रेंड्स जो जुडिशियल एस्पेक्ट है वो उस क्वेश्चन में प्रोवाइड करें। अब आपको सपोज केस लॉ का नेम याद है या याद आ गया तो आप इन द केस सो एंड सो इट वाज हेल्ड दैट, लेकिन मैं तो कह चुका हूं कि आपको केस लॉ के नेम की टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को इस तरह से स्टार्ट करना, इट इज डिसाइड बाय कोर्ट इन अ केस दैट सो एंड सो, जो भी डिसीजन हो, हाँ इट वाज हेल्ड दैट। अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंफर्म है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का इस पर केस है तो आप यहां पर कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट टर्म यूज
यूज कर लीजिए। आपको कंफर्म है कि नहीं तो हाई कोर्ट का केस है तो आप हाई कोर्ट टर्म यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते। आप अपने केस स्टडी बेस्ड आंसर के थर्ड पार्ट में वो जुडिशियल एस्पेक्ट वाला जो एरिया है उसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। केस लॉ के नियम की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अब आपने फाइनली आंसर से जो कंक्लूजन है वो इस केस स्टडी का देना है। तो इन व्यू ऑफ द एबव जो भी आपने यहां पर लीगल पोजीशन और जजमेंट का हवाला दिया उसके बेस पर या तो एसएससी का जो क्लेम है वो करेक्ट होगा। तो इन व्यू ऑफ द एबव इट कैन बी सेड दैट क्लेम मेड बाय द एसएससी इज वैलिड इन लॉ, either करेक्ट इन लॉ या इनकरेक्ट इन लॉ। सिमिलरली एक्शन टेकन बाय एओ इज टीनेबल इन लॉ या नॉट टीनेबल इन लॉ। तो जैसा भी इनफैक्ट वहां पर कॉन्टेक्स्ट की डिमांड होगी उसके हिसाब से जो हम कंक्लूजन है वो वहां ड्रॉ करके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट्स में आप आंसर कर दें। देन अगर आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी गई है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर दिया गया है, जैसे सपोज आपको कोई XYZ कंपनी फर्म का टोटल इनकम और टैक्स कंप्यूटेशन का टास्क मिला, ठीक है, आपको उनका P&L वगैरह की डिटेल्स वगैरह दे दी गई हैं, ओके, और आपसे फर्म की सपोज टोटल इनकम ही एंड टैक्स लायबिलिटी ही रिक्वायर की गई है। तो आप इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब तैयार करेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ XYZ कंपनी फॉर द असेसमेंट 25-26 जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट असेसमेंट है, अब उसमें आप हर एक आइटम के लिए जो उसका ट्रीटमेंट है वो साथ ही साथ प्रोवाइड करेंगे और रीजन आप साथ ही साथ अपेंड करेंगे। आप इस तरह की एडिक मत लेना कि पहले मैं नीट एंड क्लीन अपना जो आंसर है वो बना देता हूं और उसके बाद में फिर नीचे सबके नोट्स दे दूंगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट भी अब सजेस्टेड आंसर जो रिलीज करती है फ्रेंड्स, आप देखते हैं ना कि उसमें वो जो किसी भी आइटम का जो भी ट्रीटमेंट है वो देने के साथ ही साथ उसका जो रीजन है वो वहीं पर आंसर के साथ में वो दे देती हैं। तो आप वो वही अप्रोच जो थोड़ी सिंपल भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आप वो अप्रोच अडॉप्ट करें। लेकिन ये स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है कि आप जो भी किसी आइटम का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका जो रीजन है वो जरूर अपेंड करें। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया कि इस XYZ कंपनी फर्म ने अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए इतना एक्सपेंडिचर है जो किया है, सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिटेल दे दी गई। तो अब और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉइज तो 1/5 अलाउड होते हैं ईच ईयर, तो 5 इयर्स में अलाउड होंगे तो 1/5 अलाउ कर देंगे। तो पहले तो इस तरह का काम नहीं करना है ना। तो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो तो आपके पास होनी चाहिए कि अरे कंपनी को अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोशन के लिए किए गए एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दी गई है। याद है ना सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 कि केवल कंपनी ही अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पर किए गए एक्सपेंडिचर की जो डिडक्शन है वो ले सकती है। तो फर्म अगर एसएससी है तो इनको तो वो खर्चे की डिडक्शन मिलनी ही नहीं है। तो फर्म ने अगर अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पर एक्सपेंस किया है तो वो पूरा डिसअलाउ होगा और डिसअलावेंस के साथ में जो रीजन है वो दे दिया जाएगा कि सिंस सेक्शन 36(1)(9) प्रोवाइड्स दिस डिडक्शन ओनली इन केस ऑफ कंपनी एंड इन द गिवन केस सिंस एसएससी इज अ फर्म देयरफॉर दिस डिडक्शन इज नॉट अलाइबल हेंस दिस अमाउंट इज बीइंग एडेड। तो आप इस तरह से अपने ऑन वर्ड्स में जो आंसर है वो और रीजन है वो वहां पर देकर आ सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर है वो वहां प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। अब आप एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, ठीक है जी। तो एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद में आप किसी के साथ में भी अपने इस डीटी के पेपर पर कोई डिस्कशन मत करना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार आईडीटी और आईबीएस का एग्जाम दे देने के बाद में खूब उस पेपर पर आरएनडी करना, सबको फोन लगा लगा के अपने आंसर को कंफर्म करते रहना। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो हो गया वो हो गया है ना, राइट। तो फ्रेंड्स लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है कि कम से कम डीटी के पेपर को देकर आने के बाद में कोई अगर आपको उकसाता भी है, कोई अगर आपसे पूछता भी है, आप अपने कान बंद कर लो। आपको कोई पेपर पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आगे के पेपर अफेक्ट हो सकते हैं, वो रिस्क आपने नहीं लेनी है। आप बिल्कुल पेपर पर डिस्कशन मत करना। आप एक बार सारे पेपर हो जाएं उसके बाद में खूब पेपर पर आरएनडी करते रहना।
ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये छोटी छोटी सी बातें, वैसे तो आप फाइनल के स्टूडेंट्स काफी मैच्योर्ड हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में ये छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो मैंने बस वो आपके साथ में मैं शेयर कर सकूं, इसके लिए ये एक छोटी सी क्लिप मैं आपके लिए यहां लेकर आया। ठीक है, और फिर कह रहा हूं एग्जाम हॉल में जाने से पहले फ्रेंड्स जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2024 की, और जो भी माय डियर फ्रेंड्स लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, इनको आप एक बार फाइनली आई सेट जरूर देकर जाना। और फ्रेंड्स आप एमसीक्यूज, केस सिनेरियोज वगैरह ये एग्जाम डे एग्जाम नाइट में प्लीज तब तक टच मत करना जब तक कि आपके पास में उसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन ना हो। आप लेटेस्ट एमटीपीज और आरटीपीज के केस सिनेरियोज और एमसीक्यू देख सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर कि आपने पहले वो देख रखे हैं और आपके पास में उनका स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, क्योंकि इस टाइम पर आपके टाइम की हैवी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, तो आपने ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है ना फ्रेंड्स वो रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी सी बातों को आप जरूर ध्यान में रखना। ओके, और मेरी आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपकी अच्छे से तैयारी हो, आप एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें और उससे भी ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आए। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ग्रेट रिजल्ट्स। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।